दोस्तों, जब किसी शहर में कोई दुर्घटना हो जाए या कोई कातिल बाहर हो तो पुलिस वाले लोगों को कहते हैं कि आप घरों के अंदर रहें, आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन 1991 में स्पेन के एक शहर में कुछ ऐसा हुआ था कि पुलिस वाले खुद कहने को मजबूर हो गए थे कि आप घर से बाहर आ जाइए, घर के अंदर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक घर में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया था जिस कारण ना सिर्फ घर में भूतिया घटनाएं हो रही थी बल्कि आस पड़ोस वाले भी परेशान हो गए थे। इसी के साथ जब पुलिस वाले वहां पर गए तो उन्होंने ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट में भी लिखा कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है जो लोगों को परेशान कर रहा है, बल्कि काली शक्तियां हैं जो लोगों को इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और हो सकता है भविष्य में किसी को मार भी दे। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो अपने दिल को संभाल लीजिए और चलिए मेरे साथ एक खौफनाक सफ़र पर। तो ये बात शुरू होती है 1991 में। स्पेन का एक शहर मैड्रिड और साउथ मैड्रिड में एक घर था जहां से कॉल आती है रात के वक्त कि परिवार को कोई परेशान कर रहा है। उस परिवार में मौजूद थे पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। इस तरह से उनका फ़ोन आया कि घर में कोई है जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जो उन्होंने कहा, पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं कर रहे थे और पुलिस वालों का काम होता है, जहां किसी को कोई परेशानी हो रही है ना, कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो पुलिस वाले जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उस घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि परिवार वाले सभी घर से बाहर खड़े हैं और कुछ पड़ोसी भी साथ में खड़े हैं। और पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, जो आपको परेशान कर रहा है क्या वो घर के अंदर है? तब वो परिवार वाले बताते हैं कि वो घर के अंदर है और बाहर तक कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये जैसे चीखने की आवाज़ें थी, ऐसा लग रहा था अंदर सामान गिर रहा है। और पुलिस वाले जल्दी से अपनी पिस्टल निकालते हैं। ये 3-4 पुलिस वाले होते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते हैं आसपास बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ होता है। बार बार अलग अलग जगह से सामान गिरने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो पुलिस वाले देखना शुरू कर देते हैं कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। कभी किसी कमरे में जाते हैं जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, फिर किसी कमरे में जाते हैं, उसके बाद वो ऊपर जाकर देखते हैं जहाँ से चीखों की आवाज़ आ रही है। जैसे ही पुलिस वाले ऊपर पहुंचते हैं, उस कमरे को खोलते हैं। उस कमरे में तो कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन कमरे के अंदर से चीखने की, फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, दीवारों पर खुरचने की आवाज़ें आ रही होती हैं और उनकी आंखों के सामने कोई मौजूद नहीं होता, फिर भी ये आवाज़ें आ रही थी। इसी के साथ वो जो ऊपर वाला कमरा था ना, वहाँ जितनी खिड़कियाँ थी सभी खिड़कियाँ बंद थी, लेकिन फिर भी उस कमरे में अजीब सी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा पंखे लगा रखे हों और हवाएं इतनी तेज़ थी कि कपड़े हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद वो सीधा सीढ़ियों उतरकर नीचे तक पहुँच गए क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था और वो परिवार वालों से बात करना शुरू करते हैं। और उसके बाद परिवार वाले जो पुलिस को बताते हैं, पुलिस वाले इस पर यकीन नहीं कर पाते। अब परिवार वाले इस कहानी को सुनाते हैं रात के वक्त बाहर खड़े होकर आखिर शुरू से उनके साथ क्या क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि 1990 तक, यानी कि 1 साल पहले तक उनके घर में सब कुछ सही था। ये लजारो फैमिली थी और उनकी सबसे बड़ी बेटी हुआ करती थी स्टेफेनिया गुटेरेज लजारो, जो कि 1990s तक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अचानक उसकी हरकतों में बदलाव शुरू हो गया था। इसके बाद वो अपने कमरे के अंदर चीखना शुरू कर देती और आधी रात को चीखने लगती। जैसे ही परिवार वाले उसके कमरे में पहुंचते, वो चीख रही होती और परिवार वाले उसे संभालते। इसके बाद वो और ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगी थी। और ये जो उनके परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी स्टेफेनिया, उसका एक छोटा भाई था, एक छोटी बहन थी और वो अपने भाई को बार बार पकड़ती थी। ऐसा लगता था जैसे मारने की कोशिश कर रही हो, बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई हो, लेकिन वो साधारण हरकतें नहीं करती थी, वो गुर्राने लगती थी किसी जानवर की तरह अपने भाई को देखने के बाद। इसी के साथ वो अपने कमरे में दीवारों को खुरचती रहती थी और ये दीवारें थी लकड़ी की और इसे खुरचती थी अपने नाखूनों से। वो अपने नाखूनों से दीवारों को इतना ज़्यादा खुरचती थी कि कई बार उसके नाखून उखड़ जाते थे और इस कारण उसकी उंगलियों से हमेशा खून बहा करता था। उसके परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे आखिर वो ऐसा क्यों करती जा रही है। इसके बाद जब उन्होंने कमरे की अच्छे से तलाशी ली तो उन्होंने देखा कि कमरे में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें जादू टोना सिखाया जाता है और ये किताबें स्टेफेनिया पढ़ा करती थी।
जब परिवार वालों को ये पता लग गया तो उन्होंने ये सारी किताबें उस कमरे से बाहर निकाल दी। उन्होंने कहा इन किताबों को पढ़कर कोई भी बच्चा पागल हो सकता है, इन चीज़ों पर यकीन करने लग सकता है। इसके बाद भी स्टेफेनिया ऐसी अजीब हरकतें करती ही रहती थी और घर में अब बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। अपने आप चीज़ों का हिलना, अपने आप चीज़ों का गिरना, और ज़्यादातर ये स्टेफेनिया के कमरे में हुआ करता था। वो सो रही होती लेकिन सामान गिरता रहता, और परिवार वाले जब बाहर से अंदर आकर देखते कि सामान वो क्यों गिरा रही है, वो सो रही होती लेकिन अचानक वो उठती, चीखने लगती, यानी ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो, और उसकी सेहत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। इसके बाद जो परिवार वाले थे वो स्टेफेनिया को सीधा अस्पताल लेकर गए। अब अस्पताल में डॉक्टर्स ने अच्छे से स्कैन किए, टेस्ट किए, और उसके बाद कह दिया कि इसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, इसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसकी सेहत सही नहीं है तो ये हम पता नहीं कर सकते, शायद इस पर कोई स्ट्रेस हो जिस कारण ये सब कर रही हो, लेकिन अब टेस्ट और स्कैन में कुछ नहीं आया था तो अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई। इसके बाद परिवार वालों को लगने लगा कि घर में कोई भूतिया साया है। इसके बाद उन्होंने पास के चर्च से एक पादरी को बुलाया। अब उस पादरी ने घर के शुद्धिकरण का काम किया, इसी के साथ स्टेफेनिया के साथ बातें भी की, उसके साथ शुद्धिकरण का काम भी करवाया। स्टेफेनिया काफ़ी अच्छी बच्ची थी और पादरी ने भी कहा था कि इसके ऊपर किसी प्रेत का साया हो ही नहीं सकता, ये तो देखने में साफ पता चलता है। लेकिन इसके बाद भी वो ये हरकतें रात के वक्त करती ही रहती। अब उन्होंने घर में पादरी को कुछ दिन और बुलाया था। हर बार पादरी शुद्धिकरण का काम खत्म करता और ये कहता कि घर पर किसी प्रेत का साया नहीं है, लेकिन उसी रात स्टेफेनिया ऐसी हरकतें करने लगती जिससे परिवार वाले बहुत ज़्यादा डर जाते। वो अब खाना भी छोड़ चुकी थी और मर्जी से खाना नहीं खाती थी। कई बार वो खाना बिखेर दिया करती और उन्हें लगने लगा था ये काफ़ी कमज़ोर होने लगी है और अब इसे अस्पताल भर्ती करवाना होगा। वहाँ पर जो डॉक्टर हैं अपनी आंखों से देख पाएंगे ये कैसी हरकतें करती है। हो सकता है ये ऐसी हरकतें करती है, लेकिन जब डॉक्टर के पास हम लेकर जाते हैं ये जानबूझकर सुधरी हुई इस तरह सीधी साधी हरकतें करने लगती है और डॉक्टर इस पर शक अच्छे से कर नहीं पाते। उन्होंने अस्पताल में स्टेफेनिया को भर्ती करवा दिया। अब अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद स्टेफेनिया कुछ दिनों तक तो बीमार रही, जिसके बाद वो ठीक हो गई। काफ़ी समय तक वो पूरी तरह से ठीक थी और डॉक्टर का कहना था इसमें ना कोई मानसिक बीमारी है ना शारीरिक बीमारी है, इसकी थोड़ी सी सेहत खराब थी, शायद किसी स्ट्रेस के कारण अब ये ठीक हो गई है। लेकिन परिवार वाले लगभग 15 दिनों तक उसे घर में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अस्पताल में ही अचानक उसकी मौत हो गई। उसे हार्ट अटैक आ गया था जिस कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन जब डॉक्टर्स ने अच्छे से टेस्ट किए, डेड बॉडी पर टेस्ट किए, तो उन्हें ये पता लगा कि हार्ट अटैक का कोई कारण नहीं था, जैसे दिल ने अपने आप काम करना बंद कर दिया हो। और इसे वो परिवार वालों को बता तक नहीं पा रहे थे आखिर उसकी मौत सही से कैसे हुई है। पूरी तरह से ये हार्ट अटैक नहीं था, जैसे दिल ने अपने आप काम करना बंद कर दिया हो। इसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम थी। ऐसा कम उम्र वालों के साथ कभी नहीं होता। इसके बाद उसकी लाश को रीति रिवाज के साथ दफनाया गया और परिवार वाले बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उनके 3 बच्चे थे जिसमें स्टेफेनिया की मौत हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने स्टेफेनिया का जो कमरा था जिसमें सभी चीज़ें उसकी रखी हुई थी, उन्होंने उस कमरे को छेड़ा नहीं, वहाँ किसी सामान को हटाया नहीं। वो अपनी बेटी को इस कमरे के ज़रिए याद करना चाहते थे। उन्होंने उस कमरे को बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद शुरू हुई वो भयानक घटनाएं। वो कमरे से अपने आप आवाज़ें आया करती और परिवार वाले उन आवाज़ों से डर जाते। पहले तो सिसकने की आवाज़ें आया करती थी, बाद में चीखने की आवाज़ें आती। जो दीवार साथ वाला कमरा उसके माँ बाप का था और ये कमरा स्टेफेनिया का था। बीच में जो लकड़ी की दीवार थी उस पर खुरचने की आवाज़ें आती। जब परिवार वाले भागकर उस कमरे के अंदर जाते तो कमरे के अंदर कोई नहीं होता। स्टेफेनिया की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन वैसे ही आवाज़ें, वैसे ही सामान का गिरना, वैसे ही दीवारों पर खुरचने की आवाज़ें आना। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी वहाँ से गई ही ना हो, बल्कि वो वहीं पर मौजूद हो और ये आवाज़ें वही कर रही हो। धीरे धीरे वो चीखने की आवाज़ें, वो उन आवाज़ों को पहचान सकते थे। ये स्टेफेनिया की आवाज़ें थी जो उस कमरे के अंदर से आ रही थी। अब ये जो घटनाएं थी धीरे धीरे बढ़ रही थी। चीखों का निकलना, वो कमरे के अंदर से सामान का बाहर गिर जाना। अब घर के अंदर भी सामान अपने आप हिला करता था और जो स्टेफेनिया का सबसे छोटा भाई था ना, वो कभी कभी अपने बेड के ऊपर हवा में उड़ने लगता।
अब वहाँ 2-3 बेड थे, बच्चों के लिए काफ़ी बेड लगाए हुए थे, लेकिन वो सबसे छोटा बेटा कभी कभी हवा में एक बेड से उड़ता और जैसे कोई धक्का देकर दूसरे बेड पर उसे फेंक देता हो। इस तरह उसे कुछ चोट लग रही थी। वो बेड पर तो गिरता, लेकिन बेड से उछलकर जब नीचे गिरता कुछ चोट लग जाती। ये रात के वक्त हो रहा था और परिवार वाले ये सब देख पा रहे थे। अब ये जो घटनाएं थी उस घर तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि पड़ोस वाले भी इन घटनाओं को सच मान रहे थे, क्योंकि चीखों की आवाज़ें कमरों से आया करती थी। अब वो जो कमरा था स्टेफेनिया का, वहाँ पर पड़ोस वाले भी गए थे और बाहर और उस कमरे के अंदर के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता। वो जो कमरा हमेशा ठंडा रहता, इतना ठंडा जैसे फ्रिज वहाँ पर लगी हुई हो। पानी बर्फ बन जाया करता था, इतना ज़्यादा वो कमरा ठंडा रहा करता था। और जो पड़ोस वाले थे उनके घरों में भी चीज़ें अपने आप हवा में उड़ा करती, अपने आप वहाँ पर जैसे कोई साया नज़र आता, चीज़ें गिरती, वो चीखने की आवाज़ें उस घर से इस घर में आती और उसके बाद जैसे गूंजती ही रहती, कभी इधर से कभी उधर से। वो गूंजने की आवाज़ें उन्हें भी परेशान करने लगी थी। जब इस बात का पता स्टेफेनिया के एक टीचर को लगा कि घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वो उस घर में आई और उन्होंने स्टेफेनिया के पेरेंट्स को बताया कि जब वो जिंदा हुआ करती थी तब एक ऐसी ही भयानक घटना हुई थी। वो स्कूल की बात बता रही थी कि ये 4 सहेलियां थी। एक बार जब ये टीचर उनके पास जा रही थी, वो एक खाली रूम में जब छुट्टी हो चुकी थी, एक ओइजा बोर्ड रखा हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने ग्लास रखा हुआ था। वो सभी एक एक करके उस ग्लास के ऊपर उंगलियां रख रही थी, जिसके बाद वो टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने वहाँ पर ओइजा बोर्ड को तोड़ दिया था और वो जो कांच का ग्लास था ना, वो बता रही थी सब ने देखा उस कांच के ग्लास के अंदर एक सफ़ेद रंग का अजीब सा धुआं था, जैसे धुएं को कैद किया गया हो। वो धुआं खत्म नहीं हो रहा था, बल्कि छोटा सा था जो लहरा रहा था। जैसे ही उस कांच के ग्लास को उठाया गया, वो धुआं कांच के ग्लास से निकला था और स्टेफेनिया के नाक में चला गया था। सभी उसकी सहेलियों ने देखा था, इसी के साथ वो टीचर ने अपनी आंखों से देखा था, जिसके बाद वो यकीन नहीं कर पा रही थी। अब स्टेफेनिया तो घर जा चुकी थी। वो टीचर ने बाकी सहेलियों से पूछा था आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, और वो टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। तब बाकी सहेलियों ने टीचर को बताया था अब जो स्टेफेनिया थी उसकी एक सहेली थी और उस सहेली का एक बॉयफ्रेंड था। अब उसके बॉयफ्रेंड की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वो अपने बाइक पर था, उसका एक्सीडेंट हो गया जिस कारण उसकी मौत हो गई। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसे बहुत ज़्यादा याद किया करती थी, क्योंकि वो स्टेफेनिया की सहेली थी। तो स्टेफेनिया ने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करवा सकती हूँ, ओइजा बोर्ड के ज़रिए मैं ये काम तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। और वहाँ पर वो ये सब कर रही थी और सबने कुछ आवाज़ें सुनी थी, जैसे वो आत्मा को वहाँ पर बुला चुकी थी। अब टीचर ने स्टेफेनिया के परिवार वालों को ये सब बताया था और इस तरह टीचर ये बताकर चली गई और उन्हें पता लग गया इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसके बाद परिवार वाले और भी ऐसी घटनाओं का सामना करते रहे जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो उन्होंने एक प्लम्बर को बुलवाया और उस प्लम्बर को उन्होंने ऊपर वाला वो कमरा ही बंद करने को कह दिया, ताकि वहां बहुत ज़्यादा नट बोल्ट लगा दिए जाएं, वो दरवाज़ा खोला ही ना जा सके। इसके बाद वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से अंदर से पीटा जाता जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और एक रात उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि वो नट बोल्ट अपने आप घूमकर बाहर की तरफ निकल रहे थे। जितनी भी कीलें गाड़ी गई थी अपने आप बाहर निकल आई और वो दरवाज़ा सही सलामत खुल गया था। इसके बाद वो चीखते हुए घर से बाहर निकले थे और उन्होंने पुलिस को कॉल की थी कि हमारे घर में कोई है, हम आज की रात घर में नहीं रहना चाहते। जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे तो वो अंदर गए थे। उसके बाद उन्होंने देखा वो हवाएं चल रही हैं। इसी के साथ उस कमरे के अंदर जीसस की एक सीधी फ़ोटो भी लगी हुई थी जो उनकी आंखों के सामने उल्टी हो गई थी और नीचे स्टेफेनिया की फ़ोटो पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कोई शैतानी शक्ति वहाँ पर मौजूद हो। पुलिस वाले बाहर आए, उन्होंने ये पूरी की पूरी कहानी सुनी थी। इसके बाद पुलिस वाले दोबारा ऊपर गए थे और उन्होंने उसके बाद ये देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो समझना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि आज रात हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं। परिवार वाले मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे हम घर के अंदर नहीं जाना चाहते। लेकिन पुलिस वालों के साथ होने के कारण वो घर के अंदर गए, वो आराम से रहने लगे। पुलिस वालों ने अपनी आंखों से जो स्टेफेनिया के सबसे छोटे भाई को अपने बेड से हवा में उड़ते हुए देखा था और अपनी आंखों से ये देखने के बाद उन्होंने माना था
सच में उस घर में काली शक्तियां मौजूद हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनकी समझ से बाहर है। और ये स्पेन के इतिहास का पहला डॉक्यूमेंटेड ऐसा भूतिया केस था जिसमें पुलिस वालों ने रिपोर्ट में दर्ज किया कि उस परिवार को कोई जिंदा इंसान परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि आत्माएं या काली शक्तियां परेशान कर रही थी, जिसका सामना पुलिस वालों ने भी किया था। शायद स्टेफेनिया काले जादू का इस्तेमाल करने लगी थी किसी कारणवश, और उसके बाद वो उन काली शक्तियों में ऐसी घिरी कि वो मारी गई, लेकिन मरने के बाद भी वो काली शक्तियां उस घर को छोड़ नहीं रही थी। इस तरह पुलिस वाले उस घर से बाहर आए थे और पुलिस वालों ने स्पेशली उस परिवार को कहा था, आपके लिए अच्छा ये होगा आप इस घर में ना रहें, और परिवार वालों ने उस घर को छोड़ दिया था। जिसके बाद उनके जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह सकते हैं। वहीं पर हुआ था जो हुआ था, और इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, जबकि एक स्पेशल फिल्म भी इस पर बनाई गई थी जिसका नाम है वेरोनिका। और ये सच्ची घटना जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये पूरी की पूरी उस पुलिस रिपोर्ट में बताई गई है। मैंने वैसी की वैसी आपके सामने रखी है। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसे लगी और आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।